नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए इस उपलक्ष्य में अजीत अंजुम ने बौखलाया हुआ एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला, जिसमें मोदी को जेल भेजना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री लगभग बनाना एक तरह से पूरे इस उनके जो मैटर का था वो सार था। लेकिन सबके बीच में ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट ऑफ इंडिया की जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पूरी रिपोर्ट मैं एज इट इज पढ़ूंगा और मोदी आखिरकार जेल जाएंगे इसका क्या मतलब है, क्योंकि जेल जाना अनिवार्य है ऐसा अजीत अंजुम कहते हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, जरा ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा है पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऑफ इंडिया की पूरी रिपोर्ट है, मैं सीधे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरुआत होती है, उसमें लिखा है मोदी जाएंगे जेल। अरे आप चिंता मत करिए, ना हम कोई पीआईएल डालने जा रहे हैं, ना यह लेख उस फैशन का हिस्सा है जिसमें सुबह उठते ही मोदी हटाओ से दिन शुरू होता है। यह शीर्षक लिखना जरूरी था, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी को सचमुच जेल जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि अब ऐसा लगने लगा है कि अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री को बड़ा बनना है तो शायद जेल जाना एक अनिवार्य योग्यता हो गई है। आपको यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जरा गौर करिएगा। वामपंथी पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा कि नरेंद्र मोदी इस जन्म में नेहरू से बड़े नहीं हो सकते। कारण, क्योंकि नेहरू जेल गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, किताबें लिखी और संस्थानें बनाए वगैरह वगैरह। अब यहां थोड़ा रुकिए, बस एक सीधा सा सवाल खुद से पूछिए कि क्या किसी प्रधानमंत्री की महानता का पैमाना सचमुच यही है? और अगर यही है तो फिर नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी बड़ा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। जरा हटकर सोचिए, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री की महानता का पैमाना वही होगा जो किसी दूसरे युग के नेता पर लागू था। क्या इतिहास को परिस्थिति से काट कर देखा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ तो उससे 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या मोदी टाइम मशीन में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ जेल यात्रा कर पाते, तभी उन्हें योग्य माना जाता? लेकिन चलिए अजीत अंजुम की बात मान लेते हैं कि मोदी बड़े प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन आखिर क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। शायद इसलिए कि उन्होंने लाल किले से खड़े होकर कभी बड़े दार्शनिक व्याख्यान की जगह टॉयलेट की बात कर दी। शायद इसलिए कि उन्होंने विश्व इतिहास पर किताबें लिखने की जगह गरीब की रसोई का धुआं देखने की कोशिश कर दी। शायद इसलिए कि वह उसी एलीट यानी अभिजात राजनीतिक संस्कृति से नहीं आए जहां सत्ता एक विरासत की तरह रहती है। जरा 2014 का वह पहला लाल किले का भाषण याद कीजिए। लोगों की उम्मीद रही कि नया नया प्रधानमंत्री है तो वैश्विक शक्ति, भू राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सभ्यता, लोकतंत्र जैसी भारी भारी शब्दों से अपना लच्छेदार भाषण को सजाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने शौचालय की बात कर दी, उन्होंने सफाई की बात कर दी। साल दर साल बीतते गए और प्रधानमंत्री मोदी काम जो है आम लोगों तक पहुंचते रहे। कथित वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग को संतुष्ट करने के बजाय उन्होंने देश के आम लोगों का जीवन आसान बनाने की बीड़ा उठाया। खुले शौच से लेकर के खुले में कूड़ा फेंकना, जो बातें बुद्धिजीवी वर्ग के लिए करीब कहीं ना कहीं गरीब गुरबा की होती थी, पिछड़ेपन की बात थी, वो उन्होंने उससे कहानी को शुरू किया। उन्होंने बैंक खाते की बात की, गैस कनेक्शन की बात की, हर घर बिजली की बात की, हर घर नल से बात पानी की बात की, गरीब के सिर पर छत की बात की। अब आप सोचिए कि सुनकर भारत का एक खास वर्ग, बौद्धिक वर्ग जो है असहज ही तो हो गया है ना। क्योंकि भाई प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता अच्छा थोड़ी लगता है। प्रधानमंत्री को तो बड़े विजन की बात करनी चाहिए, एलीट क्लास की बात करनी चाहिए, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी चाहिए। लेकिन मोदी ने तो उस जगह जाकर उस भारत की बात कर दी जिसे लंबे समय तक सिस्टम को से देखा ही नहीं था, उसकी तरफ से पीठ फेर ली थी। अब यहां एक असहज सवाल उठता है कि अगर 2014 में किसी प्रधानमंत्री को लाल किले से खड़े होकर के यह कहना पड़ रहा था कि देश को शौचालय चाहिए,
तो आखिर 67 साल, जो पिछले 67 साल में क्या हुआ था, यह सवाल शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा कि, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। आखिर क्यों करोड़ों महिलाएं थी वो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी? क्यों गांव की बेटियां शौच के लिए अंधेरे होने का इंतजार करती थी? क्यों एक महिला की गरिमा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं थी? क्या इसलिए इस विषय का कहीं ना कहीं पर बात करना लोअर क्लास माना जाता था? जरा वह गांवों की जिंदगी को याद कीजिए। शहरों में बैठकर हमने से बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि खुले में शौच सिर्फ सुविधा का नहीं, सम्मान का सवाल था, बीमारी का सवाल था, सुरक्षा का सवाल था। लेकिन इस पर ध्यान दिया तो बस मोदी ने। लेकिन जब स्वच्छ भारत की बात हुई तब उनका मजाक उड़ाया गया। झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने की बातें हुई। ठीक है, आलोचना कीजिए, हर नीति की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन एक जो ईमानदार सवाल तो पूछिए कि क्या समस्या सचमुच थी या नहीं। इसी तरह बैंक खाते की बात देख लीजिए। आज बैंक खाते और यूपीआई हमारे लिए इतना आसान, मतलब सामान्य हो गया है कि लगता है जैसे हमेशा से था। लेकिन जरा पीछे जाइए, करोड़ों गरीब बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, सरकारी पैसे बीच में गायब हो जाते थे। आप याद करिए 2018, 17-18 में पी चिदम्बरम संसद में कह रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि क्या कोई, आपको क्या लगता है कि यूपीआई से कोई गरीब इंटरनेट होगा, उसके दुकान पर सब्जी वाले ठेले वाले के पास इंटरनेट होगा जो पैसा लेगा, आदान प्रदान करेगा? मोदी क्या सोचते हैं? इस तरह की आलोचना 2017-18 में किया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा। अब याद करिए उड़ीसा में 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए कल्याण भेजे जाने के लिए 1 रुपए में से 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक खातों का ना होना था। फिर डीबीटी आया, अब लाभार्थी को 1 रुपए का पूरा 1 रुपए मिलता है। जनधन योजना आई, इससे करोड़ों लोग खाते खुल गए। पहली बार गरीब के हाथ में बैंक पासबुक आई। अब यहां कोई कह सकता है कि अरे खाता खुल गया तो वह क्या क्रांति हो गई? ठीक सवाल है, लेकिन फिर यह पूछिए कि दशकों तक क्यों नहीं खुला? आखिर गरीब को अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने का इतना समय क्यों लगा? और उज्ज्वला योजना, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आपने कभी गांव की रसोई नहीं देखी तो शायद समझना मुश्किल होगा। लकड़ी के चूल्हे का धुआं, आंखों में जलन, सांस की दिक्कत, धुएं से भरा हुआ पूरा घर, और यह करोड़ों महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी थी। शाम के 4-5 बजे के बाद गांव के चारों तरफ हर घर से धुएं निकलते थे। वो एक्चुअल कंडीशन आप सोच करके देखिए, जहां महिलाओं के पर्दा प्रथा के कारण उनको घर में ही रहना पड़ता था, और उस घर में धुएं का अंबार होता था। उस अंबार के बीच महिलाएं गर्मी के भरे मौसम में, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, और वहां पर वो अपना जीवन यापन करती थी। दिन में टॉयलेट जाना होता था तो टॉयलेट जाने के लिए उनको शाम के अंधेरे का वक्त का इंतजार करना पड़ता था। मोदी ने कुछ नहीं किया। शहरों के एसी कमरों में बैठकर शायद यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन मोदी ने इसे समझाया और आज करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला। आज सिलेंडर को लेकर सवाल उठ सकते हैं, उठते रहेंगे और उठने भी चाहिए, लेकिन बदलाव आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसी तरह बिजली की बात, आज अगर कोई बच्चा रात में पढ़ पा रहा है तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, पंखा चल रहा है, तो हमें यह सामान्य लगता है। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक ही भारत में ऐसे गांव भी थे जहां अंधेरे में जीवन था। लालटेन पढ़ना, गर्मी में सोना, बिजली का सिर्फ नाम सुनना, और पानी, क्या हम भूल गए कि 21वीं सदी में के भारत में करोड़ों महिलाएं रोज कई किलोमीटर चलकर पानी लाती थी? क्या यह सामान्य बात है? क्या यह विकासशील राष्ट्र की पहचान थी? जब हर घर जल जैसी योजनाएं आई तो कहा गया कि अभी सब जगह नहीं पहुंचा। ठीक बात है, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन यह चुनौतियां तो पूछे कि 70 साल की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्यों नहीं थी? तो सवाल मोदी का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसने दशकों तक यह स्थिति रहने दी। अब यहां कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा, तो क्या नेहरू ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया, और इसे नकारना मूर्खता होगी। उन्होंने भारत की संस्थापना, जो कहने का संस्थागत नींव रखी है। बड़े शैक्षणिक संस्थान जो हैं बने, लोकतंत्र की शुरुआत, स्थिरता मिली। इतिहास के साथ ईमानदारी का मतलब है कि योगदान को स्वीकार किया जाए, लेकिन इतिहास के साथ ईमानदारी का मतलब यह भी है कि सवाल पूछे जाएं। चीन नीति पर सवाल होंगे, लाइसेंस परमिट राज पर सवाल होंगे, कश्मीर की जटिलता पर सवाल होंगे, लेकिन भारत में एक अजीब चलन है कि नेहरू पर सवाल पूछे तो आप इतिहास विरोधी हो जाते हैं।
वहीं अगर आप मोदी की आलोचना करें तो आप बौद्धिक हो जाते हैं। दूसरी ओर मोदी के किसी उपलब्धि का जिक्र करो तो आपको भक्त कह दिया जाता है। इन कथित बुद्धिजीवियों द्वारा बरसों से यह कैसा लोकतांत्रिक विमर्श खड़ा कर दिया गया है। क्या करोड़ों लोग जो मोदी को वोट देते हैं वो सब अंधभक्त हैं? क्या गरीब महिला जिसे घर मिला, गैस मिली, बैंक खाता मिला, क्या वह किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या वह अपने अनुभव से फैसला कर रही है? असल में शायद समस्या मोदी नहीं, समस्या है वह बदलाव जिसका मोदी प्रतीक बन गए हैं। एक ऐसा नेता जो खुलकर मंदिर जाता है, जो भारतीय सभ्यता की बात करता है, जो हिंदू प्रतीकों की दूरी बनाकर राजनीति नहीं करता है, जो अंग्रेजी बौद्धिक एलीट वर्ग से मंजूरी लेने का कोशिश नहीं करता है। यही टकराव पैदा होता है और शायद इसीलिए बार बार यह साबित करने की कोशिश होती है कि मोदी चाहे तो कुछ कर ले, वे बड़े प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अजीत अंजुम साहब, इतिहास थोड़ा निर्दयी होता है। वो पत्रकारों की सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं लिखा जाता, वह लोगों की जिंदगी देखकर फैसला करता है। उसने नेहरू को भी, उसके दौर के से आका इंदिरा को भी, वाजपेयी को भी और आगे मोदी को भी करेगा। और जब इतिहास यह देखेगा कि क्या गरीब के जीवन में बदलाव आया, क्या बुनियादी सुविधाएं बढ़ी, क्या शासन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, क्या भारत का आत्मविश्वास बदला है, तो शायद बहस कुछ और होगी। शायद नरेंद्र मोदी एक वर्ग के लिए बड़े प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी एक एलीट विचार की नहीं बल्कि गांव, गरीब और रसोई की बात की। उन्होंने गांव की बेटी के शौचालय की बात की। उन्होंने सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी बदलने की राजनीति की। शायद यही बात इस एलीट वर्ग को सबसे ज्यादा असहज करती है, या यूं कहे कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला चाय वाला प्रधानमंत्री बुजुर्ग वर्ग को, माफ कीजिएगा, बुद्धिजीवी वर्ग को कभी पचा नहीं पाया। तो अजीत अंजुम साहब, आपके लिए है, आपकी सोच है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जेल जाएंगे तभी वो बड़े बनेंगे, अन्यथा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी सोच जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाली, कम से कम अपनी सोच को थोड़ा सा संकीर्णता से ऊपर लेके आओ। और गोदी मीडिया अंधभक्त कहने वालों, सीधे तौर पर खुले मंच पर एक वोटर, देश के ऐसे बड़े जो वर्ग है जो एक पार्टी को पसंद कर रहा है, उसके खुले तौर पर लोग अंधभक्त और गोदी मीडिया कह रहे हैं। ऐसे लोगों को खुलेआम सड़क पर जनता को पीटना चाहिए या नहीं पीटना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप राय दीजिए कि आखिरकार ऐसे लोग, कोई किसी को अंधभक्त कैसे कह सकता है? आप कैसे किसी को कैसे इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हो? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी आज इसको लेकर के, ऐसे शब्दावली के लेकर क्या चुप है? क्या ऐसे लोग मानहानि का केस नहीं कर सकते ऐसे लोगों पर? आप कोई किसी को पसंद करता है, आप उसकी पसंद पर क्वेश्चन मार्क करके अंधभक्त कहते हो। और जब नेहरू ने एडमिना के साथ क्या क्या किया, वो कहानी किसी को नहीं पता, बताने की बात करते हो। और आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद का दावेदार बता रहे हो। तो मोदी ना जेल जाने वाले हैं और ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये दोनों सपना जो है वो चकनाचूर होकर रहेगा। और पत्रकारिता की आड़ में बहुत सारे लोग, नाम नहीं लूंगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो भाड़पना वाला काम कर रहे हैं, वो कृपया करना छोड़ दीजिए। सच को दिखाइए, और सच को दिखाते दिखाते अगर कोई सच को दिखा रहा है तो उसमें कम से कम आप उंगली करने का प्रयास मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।